हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर विद जयसुरा क्लासेस। कैसे हैं आप सब? एलटी ग्रेड की चल रही इस तैयारी में आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा जॉन डन की प्रिपरेशन करेंगे आज हम द कैनोनाइजेशन की। ठीक है, कैनोनाइजेशन इनकी एक मेटाफिजिकल पोइट्री है, उसका हम आज उसके बारे में आज हम बात करेंगे। पहले आज हम जॉन डन का कुछ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जान लेते हैं। इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे, ज़्यादा नहीं। इनका जन्म हुआ था बिटवीन 24 जनवरी एंड 19 जून 1572। ठीक है, 1572। दरअसल बात क्या है, 24 जनवरी से 19 जून के बीच इनका जन्म माना जाता है। एग्जैक्ट डेट इनकी नहीं पता, 1572 में हुआ था ये तो पक्का है। ठीक है दोस्तों, बर्थ प्लेस लंदन इंग्लैंड था इनका। डेथ हुई थी इनके 31 मार्च 1631 को। तब इनकी उम्र जो थी वो थी 59। लंदन इंग्लैंड में इनकी डेथ हुई थी। इनका बर्थ प्लेस और इनकी डेथ प्लेस दोनों इक्वल थे। और उसके बाद में अगर बात की जाए इनके ऑक्यूपेशन की, तो ये एक पोइट भी थे और प्रेस्ट भी थे। इनकी नेशनलिटी इंग्लिश थी, ये एक इंग्लिशमैन थे। इनका जो जेनर था, जिस तरीके में ये लिखते थे, वो था सटायर, लव पोएट्री एंड एलिजी। इनकी अगर हम थीम की बात करें, इनके सब्जेक्ट की बात करें, तो वो लव, सेक्सुअलिटी, रिलीजन और डेथ थे। ठीक है, इनके फादर का नाम जॉन था, इनकी माता का जो नाम था, इनकी माता जी का नाम एलिजाबेथ था, और इनकी जो स्पाउस थी, इनकी जो वाइफ थी, उनका नाम था एन मूर। ठीक है दोस्तों, जॉन डन के बारे में अगर हम बात करें तो ही इज़ अ मेटाफिजिकल पोइट। हिज पोइट्री हैज़ ऑल द साइलेंट फीचर्स ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री। वो एक मेटाफिजिकल पोइट्री पोइट थे, क्योंकि 17th सेंचुरी की अगर हम बात करें तब मेटाफिजिकल पोइट्री बहुत ज़्यादा प्रचलन में आ गई थी इनकी पोइट्री से। और जो इस पोइट्री थी उसमें कुछ अपने साइलेंट फीचर्स हुआ करते थे। इस पोइट्री पोजेसेस एलिब्रेट कंसीट एंड सरप्राइजिंग सिंबल्स। उसमें एलिब्रेट एक सर्वोत्तम रूप की कंसीट को यूज़ किया जाता था, और कुछ सरप्राइजिंग सिंबल्स थे, ऐसे सिंबल्स होते थे जिनका हमें आकांक्षा बहुत कम होती थी। द लैंग्वेज स्ट्रक्चर ऑफ हिज कंसीट एंड सिंबल्स इज़ रियली वर्थ अप्रिसिएटिंग। उनकी जो कंसीट होती थी, सिंबल्स थी, वो बहुत ज़्यादा सराहनीय थी और लोगों द्वारा पसंद की जाती थी। ही यूजेस रीजन्स और लॉजिक, वो लॉजिक और रीज़न के साथ ही अपनी बातें को कहा करते थे। ही इज़ ऑल्सो अ हाईली इंडिविजुअल पोइट हु फाइंड्स आउट अ बैलेंस बिटवीन स्पिरिचुअल स्कैडनेस एंड फिजिकल पेशन। वो एक ऐसे पोइट थे, एक बहुत ज़्यादा उच्च विचारों के पोइट थे, जिन्होंने फिजिकल और स्पिरिचुअल के बीच में बहुत अच्छा बैलेंस बनाया हुआ था। रिलीजन एंड लव बिकम बैलेंस्ड इन हिज पोएम्स। ये अकेले ऐसे पोइट थे जिनकी पोइट्री में रिलीजन और लव को आप बैलेंस देख पाते हो उनकी पोइट्री में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगर बात की जाए, डन इज़ अ पोइट हु यूजेस कॉन्ट्रडिक्शन। अब इन्होंने क्या भी, अब जैसे कि हमने बात की रिलीजन एंड लव की, तो ये एक दोनों ही चीज़ जो है वो एक तरह से कॉन्ट्रडिक्टरी थिंग्स हो जाती है दोनों। अब इनके बीच में विरोधाभास देखने को मिलता है। लेकिन अगर बात की जाए जॉन डन की पोइट्री में, तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल्स है इस चीज़ का, कि ये बैलेंस बना कर रखते हैं। ही इज़ अ रिलीजियस पोइट एज वेल एज एन एरोटिक पोइट। वो रिलीजियस पोइट्री को भी उतनी ही लगन से लिखते थे जितनी एरोटिक पोइट्री को लिखते थे। नो अदर पोइट यूनिफाई सच कॉन्ट्रडिक्टरी एस्पेक्ट्स। ऐसा कोई पोइट नहीं है जो इस तरह के इन दोनों जो सब्जेक्ट्स हैं उन चीज़ों को जोड़ सके, चीज़ों को बेहतरीन तरीके से सामने ला सके। लेकिन जॉन डन ऐसा कर देते थे। वॉट मेक्स हिम यूनिक इज़ हिज पोइटिक टैलेंट ऑफ वीवरिंग कॉन्टिन्यूस पेशेंस विद द स्पिरिचुअल्स। ठीक है दोस्तों, अब वो इन दोनों चीज़ों को इस तरह से बुनते थे कि ये चीज़ें जो थी स्पिरिचुअल हो जाती थी, ये बहुत ज़्यादा स्पेशल चीज़ें हो जाती थी। ठीक है, उनका अंदर ऐसा पोइटिक टैलेंट था कि वो इनमें अपनी जो है बहुत ज़्यादा यूनिक तरीके से इन चीज़ों को बुन पाते थे। ही इज़ ही इज़ एट ईज इन बोथ द स्पीयर्स, द फिजिकल एंड द स्पिरिचुअल। और वो बहुत आसानी से क्या करते थे, इन दोनों चीज़ों में अपना योगदान दे पाते थे, अपने बेहतर तरीके से लिख पाते थे। किन चीज़ों में? फिजिकल एंड स्पिरिचुअल की। आज जो हमारी पोएम है वो है कैनोनाइजेशन। कैनोनाइजेशन की अगर हम बात करें, द पोएम कैनोनाइजेशन इज़ द यूनिक लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशन। उनका एक महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है कैनोनाइजेशन को। इट एम्ब्रेसेस ऑल द मेटाफिजिकल ट्रेट्स। इन्होंने इसमें क्या है, जो उनके मेटाफिजिकल ट्रेट्स थे उन चीज़ों को इसमें इन्होंने जोड़ा है। इट इज़ द फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1633, 1633 में ये पहली बार पब्लिश्ड हुई थी। इट इज़ द बेस्ट इंस्टेंस ऑफ डन्स विट एंड आयरनी। In it the poet addresses a friend. It reveals all the complexities of romantic love.
इन्होंने क्या अपने रोमांटिक लव को इसमें सारी कॉम्प्लेक्सिटी को उसमें बताया गया है, और साथ ही एक दोस्त के साथ में बैठे हैं ये, जिससे ये बात कर रहे हैं उसको ये एड्रेस की गई है पोएम। अब इस पोएम के बारे में लाइन बाय लाइन आगे हम देखेंगे। चलिए, ये जो पोएम है कैननाइजेशन, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें आपको 5 स्टैंजा देखने को मिलेंगे, और हर स्टैंजा में 9 लाइन है। ठीक है, ये एम्बिक पेंटामीटर में है। पहली लाइन में इन्होंने कहा है जैसे कि इसके टाइटल की पहले हम बात कर लेते हैं। टाइटल में ये कहा गया है द कैननाइजेशन। कैननाइजेशन क्या होता है? कैननाइजेशन होता है जब कोई नागरिक होता है और उसने उसके कार्यों के आधार पर उसे संत की उपाधि दी जाती है, तो उसे कैननाइजेशन बोला जाता है उस प्रक्रिया को। जब किसी व्यक्ति को संत बनाया जाता है उसकी प्रक्रिया को कैननाइजेशन बोला जाता है। लेकिन अगर हम देखें इस पोएम में, तो यहाँ ये एक तरह से मेटाफर यूज़ हुआ है, कॉन्ट्राडिक्शन यूज़ हुआ है, क्योंकि इसमें ये बात करते हैं अपने लव के बारे में। क्योंकि इन्होंने ये कहता है कि उन्होंने अपने प्रेम में इतना ऊंचा स्थान पा लिया कि अब उन्हें कहा जाएगा कि इन्होंने लव के स्थान पर जो है अपनी कैननाइज्ड कर लिया अपने आप को। ठीक है, कैननाइज्ड हो गए हैं लव में, ये साधु बन गए हैं। इनकी पहली लाइन से अगर हम शुरुआत करें, फॉर गॉड्स सेक होल्ड योर टंग। अब ये अपने जो फ्रेंड्स हैं उनसे बात कर रहे हैं और उनसे कहते हैं कि ईश्वर के लिए अपनी जुबान बंद करो एंड लेट मी लव, और हमें प्रेम करने दो। वो जो इनके फ्रेंड है उनको एड्रेस कर रहे हैं और अपने बिलव्ड के साथ में है ये। तो ये अपने दोस्त से कहते हैं कि ईश्वर के लिए अपनी जुबानें बंद करो और हमें प्रेम करने दो। और चाइल्ड माई पेल्सी, पेल्सी क्या होता है? ये एक बीमारी होती है, और गाउट भी एक बीमारी होती है। और चाइल्ड माई पेल्सी कि तुम चाहो तो मुझे डांट सकते हो, मुझे धिक्कार सकते हो मेरी पेल्सी के लिए, मेरे गाउट के लिए। माई 5 ग्रे ईयर्स कि मेरे जो ये आगे के बाल है, 5 बाल हैं जो सफ़ेद हो चुके हैं, तुम उसके लिए मुझे धिक्कार सकते हो। और रूंड फॉर्च्यून फ्लॉन्ट, अब तुम कह सकते हो कि मैंने मेरा जो भाग्य है, मेरी वेल्थ है, उसको खो दिया है। मेरे पास बहुत कम वेल्थ है और जो मेरा भाग्य है वो खो चुका है, तुम उसके लिए मुझे धिक्कार सकते हो, तुम चाहे जो कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। वो अपने दोस्त को एडवाइस करते हैं कि तुम मुझ पर ध्यान ना दो और मेरे कार्य में बाधा मत डालो, और चाहो तो कुछ और काम कर सकते हो, जैसे विद वेल्थ योर स्टेट, कि विद वेल्थ कि तुम अपने पास बहुत ज़्यादा वेल्थ इकट्ठा कर लो। उससे क्या होगा, तुम्हारा स्टेटस बन जाएगा, एक सोशल स्टेटस बन जाएगा, जिससे कि तुम अपने सोशल स्टेटस को इम्प्रूव कर पाओगे। तुम अपनी वेल्थ में इम्प्रूव करोगे तो तुम्हारा क्या होगा, सोशल स्टेटस बढ़ जाएगा। फिर वे कहते हैं योर माइंड विद आर्ट्स इम्प्रूव, कि या फिर तुम ऐसा करो कि जो तुम्हारा माइंड है उसको इम्प्रूव करो। जैसे तुम अपने माइंड को, अपनी जो नॉलेज है उसको ग्रो करोगे, तो ही विल इम्प्रूव इंटेलिजेंस, कि तुम अपनी इंटेलिजेंस में क्या कर पाओगे, अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ा पाओगे। टेक यू अ कोर्स, या फिर तुम्हें क्या करना होगा, तो तुम्हें कोई कोर्स लेना होगा, तुम्हें अपनी स्टडी पर ध्यान देना होगा। उससे क्या होगा, गेट यू अ प्लेस। अगर तुम अपनी स्टडी पर ध्यान दोगे तो उससे तुम अपनी लाइफ को प्रॉपरली जी पाओगे, सक्सेसफुल तरीके से जी पाओगे, और अपना प्लेस जो है हासिल कर पाओगे। अब नेक्स्ट टाइम में कहते हैं, इसमें आगे कहा है इन्होंने, ये एक हिज वर्ड यूज़ किया है इन्होंने। इसमें इन्होंने कहा है ऑब्जर्व हिज ओनर। अब हिज से यहाँ जो तात्पर्य है वो कह रहे हैं किंग के बारे में, कि ऑब्जर्व हिज ओनर, कि तुम ऐसा करो कि जो किंग है उसकी चापलूसी करो, उसके ग्रेस जो है उसकी नज़रों में आ जाओ, उसके आगे पीछे रहोगे तो उससे क्या होगा कि वो तुम्हें सम्मानित करेंगे। किससे? ओनर से सम्मानित करेंगे। अगर तुम किंग्स के कोर्ट में रहोगे, उन्हें फ्लैटर करोगे, तो उससे क्या होगा, वो तुम्हें सम्मानित करेंगे, अपने ग्रेस में रखेंगे। और द रियल किंग्स, रियल की जो किंग्स का रियल है यानी उसका कोर्ट है उसमें तुम्हें जगह देंगे, या वो ऐसा हो सकता है। और इस स्टाम्प्ड फेस, स्टाम्प्ड फेस से क्या मतलब है, यहाँ मुद्राओं से है। पहले क्या होता था कि जो किंग्स होते थे उनके चेहरे, उनके जो कॉइन्स होते थे उन पर छपे होते थे, तो उससे स्टाम्प्ड फेसेस यहाँ पर यूज़ किया गया है, कि ऐसा हो सकता है कि वो तुम्हें बहुत ज़्यादा धन दे दें। स्टाम्प्ड फेस से मतलब है जो मनी है, वेल्थ है, वो तुम्हें दे दें, तो उससे तुम अब खुद को इम्प्रूव कर पाओगे। फिर कहते हैं व्हाट यू विल, कि तुम जो करना है तुम कर सकते हो। अप्रूव, कि जो तुम अप्रूव करना चाहते हो तुम कर सकते हो, जो तुम हासिल करना चाहते हो वो कर सकते हो। सो यू विल लेट मी लव, कि तुम्हें जो करना है वो कर लो, लेकिन क्या करना है, लेट मी लव, हमें प्रेम करने दो। ये इसका फर्स्ट स्टेंजा था। नेक्स्ट स्टेंजा में कहते हैं अलास, अलास हु इंजर्ड बाय माई लव। अब वो कहते हैं कि तुम हमसे परेशान क्यों हो। वो जो सोसाइटी है उससे कहते हैं, अपने दोस्त को कहते हैं कि तुम सब हमसे परेशान क्यों हो, कि हमने ऐसा क्या कर दिया जो तुम हमसे परेशान हो। हुज इंजर्ड बाय माई लव, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो मेरे प्रेम से घायल हुआ हो।
व्हाट मर्चेंट्स शिप्स हैव माय साइंस डोर। अब वो कहते हैं कि मर्चेंट्स के जो शिप है, व्यापारी हैं, उनके शिप्स को, उनके व्यापार को मैंने कोई हानि तो नहीं पहुंचाई। जो मेरी साइंस, जो मेरी आहें हैं, ऐसा तो नहीं हुआ कि उन्होंने किसी के जहाज डुबो दिए हो। हु सेज माई टीयर्स हैव ओवरफ्लोड हिज ग्राउंड। अब ऐसा ऐसा तो है कि मैं रोता हूँ। वो कहते हैं कि ये सच है कि मैं रोता हूँ, लेकिन इतना भी नहीं कि मैं किसी के जो ग्राउंड है, किसी के ग्राउंड से उनको ओवरफ्लोड कर दे। मैंने वहाँ इतने, मेरे आंसू इतने ज़्यादा बह गए होंगे कि मेरी आंसुओं से बाढ़ आ गई हो, किसी के ग्राउंड पर किसी की फसलें बर्बाद हो गई हो। व्हेन डिड माई कोल्स अब फोर्सेड स्प्रिंग मूव रिमूव। कि ऐसा तो नहीं है कि जो मेरी कोल साइज है उनसे किसी स्प्रिंग सीजन का एंड हो गया हो, कि उससे स्प्रिंग सीजन ही ख़त्म हो गया हो। मेरी ठंडी आहें इतनी ज़्यादा हो कि उससे स्प्रिंग सीजन है जो वो एंड हो चुकी हो। व्हेन डिड द हीट्स विच माई वेन्स फिल्स एड वन मोर टू द प्लेगी बिल। अब जो हीट मेरी वेन्स में, जो मेरी नसों में जो ये गर्मी है बह रही है, ऐसा तो नहीं है कि इस गर्मी से किसी की जो ये जो हीट है उसे इस पृथ्वी का तापमान इतना ज़्यादा बढ़ गया हो कि जो प्लेग है उसकी बीमारी का जो बिल है उसमें मेरी वजह से एक या दो मौतें हो गई हो। उसकी मौतों से मैंने उसमें जो किसी बीमारी से बढ़ावा होने पर मैंने मौतों में जो है और ऐड कर दिया हो। वे कह रहे हैं, उसके बाद वो कहते हैं कि देखो, सोल्जर्स फाइंड्स वॉर, कि सोल्जर अपने जो फील्ड्स है उनमें सही कार्य कर रहे हैं, उनके अपने वॉर्स में सही कार्य कर रहे हैं, उनको अपने युद्ध स्थल पर वे है। एंड लॉयर्स फाउंड आउट स्टिल लिजिटियस मैन। अब जो लॉयर्स हैं उनको भी जो क्वेरल के लिए केस मिल रहे हैं, उनको वे भी अपना केस लड़ रहे हैं, अपने कोर्ट से सही चल रही है। दो शी एंड डू आई लव। वो कहता है कि जब सब कुछ संसार में ठीक चल रहा है, किसी को कोई परेशानी नहीं है, तो तुम हमें प्रेम करने क्यों नहीं देते। अब इस स्टैंजा में वो ये कहते हैं कि जब मेरे कार्य से किसी को कोई बाधा नहीं पहुंच रही है, तो तुम लोगों को परेशानी क्या है। ये इसका सेकंड स्टैंजा था। इस मेटाफिजिकल के जो थर्ड स्टैंजा है उसमें ये कहते हैं, कोलस वोट यू विल। अब वो कहते हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें जो करना है तुम करो, तुम्हें जो हमें पुकारना है वो पुकारो। वी आर मेड सच बाय लव, कि हम जो है प्रेम से बने हैं। अब हम तुमसे जो है अफेक्ट नहीं होने वाले हैं, तुमसे अब हम परेशान नहीं होने वाले हैं। कॉल हर वन एंड मी अनदर फ्लाई, कि तुम चाहो तो हमें तितली बुला सकते हो। यहाँ जो फ्लाई से मीन से, फ्लाई ये क्यूपिड को कहना चाहते हैं कि तुम चाहो तो हमें क्यूपिड कह सकते हो। एक मुझे कह लो और दूसरी मेरी बिलव्ड को कह लो। वी आर टैपर्स टू, कि हम मोमबत्ती की तरह है। टैपर्स मीन्स होता है मोमबत्तियाँ, जो कैंडल्स होती हैं, यहाँ कैंडल्स को कहा गया है टैपर्स। ठीक है, वी आर टैपर्स टू, कि हम मोमबत्तियों की तरह भी है। एंड एट आवर ओवन कोस्ट डाई, और हम खुद में ही जलकर मरना पसंद करेंगे, हम खुद में ही जलकर मर जाएंगे एक दूसरे के लिए। एंड वी इन अस फाइंड द ईगल एंड द डव, कि हम ही वो है जो ईगल और डव एक ही में है। वो कह रहे हैं कि हमारे शरीर दो है लेकिन हमारी आत्मा एक है। और ईगल और डव, जैसे कि ईगल और डव की आत्मा एक हो जाती है, तो हम भी इस तरह से एक हो चुके हैं। द फोनिक्स रिडल हैथ मोर विट बाय अस, वी टू बीइंग वन आर इट। वो कहता है कि जैसे कि ये फोनिक्स होता है, कि अब जो हमने कैसे कर रहे कि अब हम जो फोनिक्स रिडल है, जो फोनिक्स की पहेली थी, अब हम उसको सोल्व करके दिखाएंगे। फोनिक्स एक ऐसा पक्षी होता है जो अपनी ही राख से जन्म लेता है। ठीक है, ये उसके अंदर होता है कि वो कौन से जेंडर में चेंज होना चाहेगा। ठीक है, सो टू वन न्यूट्रल थिंग बोथ सेक्सेस फिट, कि वो फीमेल भी होता है और वो मेल भी होता है। इसी तरह से हम क्या है, हम दिखने में दो है लेकिन हम एक हो चुके हैं, और तुम हमें अलग नहीं कर सकते। वी डाई एंड राइज द सेम, कि हम साथ मरेंगे और उसी उसी जैसे कि हम डेथ होगी हमारी, उसी ऐसे जो होगा उसी राख से क्या हम फिर से जन्म ले लेंगे। एंड प्रूव मिस्टीरियस बाय दिस लव, और हम ये साबित करेंगे कि जो हमारा प्रेम है वो इतना मिस्टीरियस है कि उस पर जन्म जन्मांतर का भी फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, नेक्स्ट स्टेंजा में वो कहते हैं, वी कैन डाई बाय इट इफ़ नॉट लिव बाय लव। और वो कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हें हम सब पसंद नहीं है, तुम हम इन लोगों को जीने नहीं देना चाहते, तो ठीक है हम मर जाएंगे। वी कैन डाई बाय इट, कि हम इस अपने प्रेम में ही मर जाना पसंद करेंगे। इफ़ नॉट लिव बाय लव, कि अगर हम प्रेम में जिंदा नहीं रह सकते। एंड इफ़ अनफिट फॉर टॉम्स एंड हार्ट्स, कि कहते हैं कि अगर तुम्हारे दुनिया में हमारे लिए जगह नहीं है,
तो हम मर जाना पसंद करेंगे। और अगर तुम्हारी कब्रों में भी हमारे लिए जगह नहीं है, अगर तुम कहोगे कि तुम अनफिट हो टॉम्स के लिए, कि तुम कब्रों के लिए अनफिट हो, तो आवर लेजेंड्स भी इट विल बी फिट फॉर वर्स, कि फिर हम लेजेंड्स बन जाएंगे। फिर क्या है, हम एक लेजेंड बन जाएंगे। कहाँ, इट विल बी फिट फॉर वर्स, कि हम फिर वर्स के लिए, हम जो कविताएं हैं उनके लिए फिट होंगे और हम प्रसिद्ध हो जाएंगे और हम सारी दुनिया में फेमस हो जाएंगे। वो कहता है कि अगर तुम्हारी दुनिया में हमारे लिए जगह नहीं है तो हम मरकर उस जगह को प्राप्त कर लेंगे। और अगर तुम कहोगे कि अपनी कब्रों में भी हमें अपनी जगह नहीं दोगे, तो फिर हमें कहाँ जगह मिलेगी, लोगों की जो कविताएं हैं उनमें जगह मिलेगी, जिससे कि हम लोगों के दिलों में लेजेंड बन जाएंगे। एंड इफ़ नो पीस ऑफ क्रॉनिकल वी प्रूव, कि अगर हम इस संसार में कोई भी क्रॉनिकल जो है प्रूफ नहीं कर पाए, वी ऑल बिल्ड इन सोनेट प्रीटी रूम्स, कि भले ही हम संसार में अपनी कोई जगह ना बना पाए, लेकिन जो सोनेट्स हैं उनमें हमें बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह जो है बना कर दी जाएगी, बहुत प्यारे रूम्स हमें बना कर दिए जाएंगे। एज वेल as well a well wrought urn becomes the greatest as half acre tombs। अब वो कहते हैं कि as well a well wrought urn becomes, कि हमें एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत अर्न होता है कलश, जिसमें किसी मरने के बाद किसी व्यक्ति की जो अस्थियां है, राख है, वो रखी जाती हैं। वो कहते हैं कि एक बहुत अच्छे तरीके से सजा हुआ और बुना हुआ अर्न हमें बनाया जाएगा। द ग्रेटेस्ट एसेस, जो हमारी ग्रेटेस्ट एसेस हैं, जो हमारी राख है, महान राख है, वो किसकी तुलना करेगी, वो कलश किसकी तुलना करेगा, एज अ हाफ एकड़ टॉम्स, ये तुम्हारे जो आधे एकड़ की जो टॉम्स है, कब्रें हैं, वो भी हमारे जो अर्न है, जो हमारा कलश है राख का, उसकी बराबरी नहीं कर पाएगी। वो उससे भी ज़्यादा, तुम्हारे आधे एकड़ की जो टॉम्स है उससे भी ज़्यादा होगी। एंड बाय दीज हार्मनीज वी ऑल सेल्फ अप्रूव अस कैनोनाइज्ड फॉर लव, कि फिर क्या होगा, जब हमारे जो ये राख को देखते हुए हमारे अर्न को देखा जाएगा, फिर क्या होगा कि इस तरह से हमारे जो श्रद्धा में गीत गाए जाएंगे, हवंस गाए जाएंगे हमारी प्रशंसा में। एंड ऑल सेल्फ अप्रूव, और जो वो गीत होंगे वो चीज़ ये साबित कर देंगे अस कैनोनाइज्ड फॉर लव, कि हम अपने जो प्रेम के लिए कैनोनाइज्ड हुए हैं, हमने अपने प्रेम में साधुत्व जो है प्राप्त कर लिया है। ठीक है, इस लास्ट स्टेंजा में वो कहते हैं एंड दस इन्वोक अस, और फिर इस तरह से हमें इन्वोक किया जाएगा। अब वो कहते हैं कि देखिए, जब किसी का टेम्पल बनाया जाता है, अब उनके श्रद्धा गीत गाए जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो हमारी क्लास है उसको देखकर हमारे श्रद्धा के बारे में गीत गाए जा रहे हैं। और फिर जैसे कि किसी देवी देवता का टेम्पल बनाया जाता है, उसकी पूजा की जाती है, उसके गीत गाए जाते हैं, उसका आह्वान किया जाता है, इसी तरह से हमारा भी आह्वान किया जाएगा, हमें भी पुकारा जाएगा और कहा जाएगा यू whom revered love made one another's hermitage, you to whom love was peace, that now is race। अब वो कह रहे हैं कि लोग हमारे बारे में कहेंगे कि तुम वो हो जिसने अपने प्रेम में इतना ऊंचा स्थान पा लिया है कि तुमने एक दूसरे के अंदर ही अपनी श्रद्धांजलि बना ली है, और तुम वो हो जिसके अंदर प्रेम ने भी शांति प्राप्त की है। और अब ये जो दुनिया है वो तुम्हारे ही अनुसरण करेगी, अब ये सारी दुनिया तुम्हारे ही कहे हुए रास्तों पर चलेगी। Who did the whole world's soul contract and draw into the glasses of your eyes। अब वो कहते हैं कि अब ये पूरा संसार जो है, इसका तुम्हें मार्गदर्शन करना होगा। अब ये तुमसे कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तुमसे अपना जो है अपनी आत्मा को एक करेगी, और तुम्हारी आंखों से ही ये सारे संसार को देखा जाएगा। सो मेड सच मिरर्स, कि अब क्या होगा कि तुम्हारी आंखें आईने की तरह हो जाएगी। एंड सच स्पाइस, और क्या होगा कि तुम एक ऐसी जाति बन जाओगे, दैट दे डिड ऑल टू यू एप्टमाइज, कि अब तुम्हारे ही हिसाब से ये संसार जो है अब वो चलने वाला है। कंट्रीज टाउन कोर्ट्स बैग फ्रॉम अबव अ पैटर्न ऑफ योर लव, कि जो कंट्रीज है, टाउन है, कोर्ट्स हैं, अब वो तुमसे भीख मांगे किस चीज़ की, तुम्हारे पैटर्न ऑफ लव की। ठीक है, अब वो तुम्हारे पैटर्न की, जो लव का तुम्हारा पैटर्न था, उसकी भीख मांगेंगे कि तुम भी हमें अपने रास्ते पर चलने के लिए हमें राह दिखाओ। तो ये थी हमारे कैननाइजेशन की ट्रांसलेशन थी। ठीक है दोस्तों, अब अगली वीडियो में मिलते हैं। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।